सभी को नमस्कार। आज हम ट्रस्ट इक्विटी की अगली क्लास के बारे में चर्चा करेंगे। हमने देखा कि ट्रस्ट इक्विटी का उद्भव कैसे हुआ, किसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बाद उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, विषय वस्तु क्या है, ये हमने देखा। आज हम बात करेंगे कि उसके बारे में क्या क्या मतलब कहाँ से वह विधि आई है, भारत में साम्य के उद्भव का विकास का क्या महत्व रहा, क्या हिंदू विधि भी साम्य को महत्व देती है, क्या मुस्लिम विधि भी देती है, या यह कहा जाए कि जब अंग्रेजों का शासन था तब ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भी साम्य को स्थान दिया गया था एक महत्वपूर्ण रूप से। तो उसकी आज चर्चा करेंगे कि भारत में भी साम्य का उद्भव और विकास व उसकी संवैधानिक मान्यता क्या कहती है। यदि हम भारतीय न्याय प्रशासन के बारे में बात करें तो साम्य जो वर्ड है, जो युक्ति है, जो न्याय है, जो प्राकृतिक न्याय है, नेचुरल जस्टिस है, इसके लिए भारत का ये कोई नया अछूता नहीं है। प्राचीन भारत से ही इन नियमों का यूज आता रहा है, लेकिन सभी के नाम परिवर्तन होते रहते हैं। तो ये कोई नवीन उपलब्धि नहीं है। इतिहास में आप देखेंगे कि जहाँ पर कई नियम यदि डेलीकेट होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते हैं, तो उनमें क्या किया जाता है, ऐसा निर्णय किया जाता है जो सबके लिए समान हो, सबके लिए अच्छा हो, सभी के हितों में हो, हितों पर प्रभाव डालता हो। तो भारतीय न्याय प्रशासन में साम्य का महत्व या साम्य अभी आया गया है या सभी के हितों को ध्यान में रखा गया, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इसके यदि उद्भव और विकास को हम कुछ शीर्षकों में विभाजित कर सकते हैं। यदि हम सबसे पहले बात करें हिंदू लॉ की, कि हिंदू विधि में जो भारत में साम्य का जो उद्भव है वह कैसे हुआ। जैसे कि मैंने पहला ही कहा कि प्राचीन जो हिंदू विधि थी वहाँ पर साम्य पहले ही सा विधि में प्रचलन में था। जो कस्टम्स है, जो परंपरागत रीति रिवाज हैं, उनमें साम्य की जो भावना है वह झलकती थी। जो गुरु बृहस्पति हैं, उन्होंने भी कहा कि केवल जो धर्मशास्त्र है, हिंदू लोग का मतलब यही नहीं मान सकते कि जो धर्म ग्रंथों पर, धर्मशास्त्रों पर या शुक्तियों पर चलता है। ये खुद कह रहे हैं, बृहस्पति कह रहे हैं कि केवल धर्मशास्त्र पर आधारित तो नहीं हो सकता है, कुछ युक्ति पर भी विचार करना चाहिए, कुछ न्याय पर भी विचार करना चाहिए, तर्क संगत बातों पर भी विचार करना चाहिए, गुरु बृहस्पति कहते हैं। और नारद मुनि ने तो यहाँ तक कहा कि जहाँ धर्मशास्त्रों में क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। कभी होता है कि कुछ धर्मशास्त्र में कोई सूक्ति क्या कह रही है, कुछ और कह रहा है, तो कि जो होली बुक्स हैं उनके अंदर जो बात यदि वो कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, एक दूसरे से क्या हो रही है, विरोधाभास हो रही है, तो युक्ति का जो नियम है उसको महत्व दिया जाना चाहिए। फिर बात आती है कि कौटिल्य क्या कहते हैं कि युक्ति की प्रामाणिकता को महत्व देते हैं, कि जो रीजनेबल है, जो तर्क है, कि धर्म का मूल पर न्याय युक्ति विपरीत नहीं होना चाहिए। हम ये भी पढ़ते हैं हमेशा कि जो प्राचीन जैसे कोई रूढ़ी की बात आती है, प्रथा की बात आती है, तो उसी रूढ़ी या प्रथा को आप वैध मान सकते हैं, उसको विधि मान सकते हैं। जो रूढ़ी या प्रथा क्या है, विधि के विरुद्ध नहीं है, विधि के विपरीत नहीं है, किसी के हितों पर प्रभाव डालने वाली नहीं है, किसी के प्रतिकूल नहीं है, तो उस रूढ़ी या प्रथा को महत्व दिया जाता है, अन्यथा उसको नहीं दिया जाता। तो कौटिल्य भी यही कह रहे हैं कि धर्म का मूल पाठ क्या होना चाहिए, न्याय की युक्ति के विरुद्ध, जस्टिस के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, तो उस पर अमल करना भी आवश्यक नहीं है। तो उपयुक्त मतों से समझ में आ रहा है कि प्राचीन या पारंपरिक हिंदू विधि में साम्य को युक्ति के रूप में स्वीकार किया गया था। अब हम बात करते हैं मोमडन लॉ की, यानी कि मुस्लिम विधि क्या कहती है। तो भारत में मुस्लिम विधि में भी साम्य किसी न किसी रूप में क्या अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता था, महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया है। यदि हम बात करें स्वयं पैगंबर साहब की, तो उन्होंने भी क्या है, साम्य को स्वीकार किया है। यदि उनकी शाखाओं के बारे में बात करें तो मुस्लिम सुन्नी शाखा के जो हनी संप्रदाय के जो संपादक है अबू हनीफा, उन्होंने भी इस सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि समय तथा परिस्थितियों के अनुरूप रहते क्या होना चाहिए, विधि में परिवर्तन होना चाहिए, उसकी उदार व्याख्या की जानी चाहिए जैसी स्थिति है, क्योंकि विधि क्या है, समय और काल के अनुसार परिवर्तन होती रहती है, तो इसमें परिवर्तन करना चाहिए काल और परिस्थितियों के अनुसार, ये बात होनी चाहिए। तो उदार व्याख्या की जानी, जरूरत भी हो तो इन नियमों को अपास्य करके हितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हमीरा बीबी बनाम जुबेदा बीबी 1916 के अंदर प्रिवी काउंसिल के बाद में क्या कहा गया था कि मुस्लिम विधि के जो प्रमुख ग्रंथ है, जो उनकी होली बुक्स हैं, उनमें काजी के कर्तव्यों को स्पष्ट किया गया। उससे यह पता चलता है कि जो मुस्लिम विधि भी क्या, इंग्लैंड में जो चांसरी न्यायालय थे उन्हीं से संचालित होती थी, उन्हीं के जो नियम हैं, उन्हीं के जो विचार है, उनको क्या किया गया था,
यहाँ पर शामिल किया गया था, तो ये उससे अपरिचित नहीं थे। तो मुस्लिम विधि में भी साम्य का प्रभाव रहा है, हम यह कह सकते हैं। अब बात आती है ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने जो स्थापना में साम्य का निवेश किया या क्या किया गया, तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रथम बार ही क्या किया गया था, आंग्ल साम्यिक सिद्धांत जो इक्विटेबल राइट्स थे उनको लागू किया गया था। ये व्यवस्था कब दी गई थी कि जब किसी भी प्रकार के न्याय की कोई गुंजाइश नहीं थी, किसी प्रकार का लोन नहीं था या ऐसा कोई लोन नहीं था जो रिलीफ प्रदान नहीं कर सकता था, तब उन्होंने क्या किया, ऐसे इक्विटेबल राइट्स का उद्बोधन किया गया कि यदि किसी के अधिकारों का हनन होता है या उनको उपचार नहीं मिल पाता है तो वह साम्य का यूज किया जा सकता है। गुरुनाथ बराम कमलाबाई 1951 ने ACR के मामले में भी कहा कि भारत में हिंदू विधि के यदि नियमों में कोई भी क्या है कॉन्फ्लिक्ट है, विरोधाभास है, तो वहाँ पर साम्य न्याय और शुद्ध अंतरकरण के सिद्धांत पर, या हम कह सकते हैं जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के आधार पर निर्णय किया जाना चाहिए। दूसरे पक्ष की भी सुननी चाहिए, सुनवाई का व्यक्तित्व अवसर भी दिया जाए, उसके अधिकारों पर भी प्रभाव डाला जाए, उसके प्रतिकूल क्या है, उसके अनुकूल क्या है, सब स्थितियों को देखते हुए साम्य न्याय और शुद्ध अंतःकरण का जो सिद्धांत है अपनाया जाना चाहिए। इससे क्या हो रहा है कि एक प्रकार की एक भावना प्रकट हो रही है कि किसी प्रकार का गलत डिसीजन नहीं जा रहा है, और एक इक्विटी की जो भावना है, जो हम कहते हैं ह्यूमैनिटी है, वो भी इससे प्रकट होती है। तो भारत में यदि हिंदू विधि की बात करें तो वहाँ पर भी साम्य का जो पैठ जमा चुका था। मुस्लिम विधि की बात करें तो वहाँ पर भी था, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी क्या कर दिया था, वहाँ पर आंग्ल भारत में क्या कर दिया था कि आंग्ल जो इक्विटेबल राइट्स हैं उनको पहली बार लागू कर दिया गया था। तो इसी के आधार पर निर्णय दिए जाते थे, तो भारत में पहले से एप्लीकेबल था। अब हम अगले टॉपिक में बात करेंगे कि साम्य को संवैधानिक मान्यता दी गई थी क्या, ये कौन कौन से एक्टों में लागू हो रहा है, जैसे क्या दत्तक में आ रहा है, कोई हिंदू लॉ में है, चाहे TP एक्ट में है, किन किन में उनको मान्यता दी गई इक्विटेबल राइट्स को, तो हम अगली क्लास में उसको देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें और मस्त रहें।